Hello, student. This is your social studies lecturer, Dr. Ahsan Mustafa Kazmi, and this time I'm back with my next chapter on civics, that is federalism. अब फेडरलिज्म के बारे में आपको पता है, फेडरलिज्म जो एक एक्सटेंशन है पावर शेयरिंग का। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट में किसी तरह का पावर नहीं थोप सकती, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे किसी तरह का पावर नहीं थोप सकती। इन दोनों के मेल मिलाप से जो जिस तरह की गवर्नमेंट जो चलती है उसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। हमारा पहला टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेडरल गवर्नमेंट के बारे में। फेडरल गवर्नमेंट में 2 लेवल या उससे ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती हैं, जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट जो होती है उसमें गवर्नमेंट जो होती है वो एक लेवल पे होती है। अगर उसमें किसी भी तरह के सब यूनिट हैं तो वो बेसिकली क्या होते हैं, वो सबऑर्डिनेट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। दूसरा होता है, इन फेडरल गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को किसी तरह का ऑर्डर नहीं पास कर सकती कि उसको वो करना ही करना है, इस तरह के ऑर्डर नहीं पास कर सकती। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो हर तरह के ऑर्डर्स पास करेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, और इन सारी गवर्नमेंट्स को वो ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। फेडरल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसके अपने खुद के पावर्स होते हैं, जिसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाबदेही नहीं होती उसकी बनती है। यूनिटरी गवर्नमेंट भी क्या होता है, नेशनल गवर्नमेंट जो भी है, जो भी किसी कंट्री की गवर्नमेंट होती है उसके पास हर तरह के पावर्स होते हैं। वो चाहे जो भी कुछ पावर मतलब जो भी आपके किसी भी चीज़ पे लॉज पास करे या कोई भी लॉज बनाए, उसको पूरा अधिकार होता है, और उसको स्टेट गवर्नमेंट इस ये सब करने के लिए रोक नहीं सकती है। हमारा दूसरा टॉपिक है काइंड्स ऑफ फेडरेशन। अब दुनिया में डिफरेंट काइंड के फेडरेशंस होते हैं। इनमें 2 तरह के बहुत मशहूर फेडरेशन हैं। एक है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब कमिंग टुगेदर फेडरेशन में इंडिपेंडेंट स्टेट होते हैं जो कि वॉलेंट्री अपने आप से एक बड़ा यूनियन बनाते हैं। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, एक कोई बड़ी कंट्री है, लार्ज कंट्री है, उसको हमने डिवाइड कर दिया है, पावर उसके जो हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट में बांट दिए जाते हैं। दूसरा कमिंग टुगेदर में आता है, इनके साथ में आने की वजह से क्या होता है, उनकी सिक्योरिटी की पूलिंग होती है और आइडेंटिटी और सॉवरेनिटी जो है मेंटेन रहती है। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो पावरफुल होती है रीजनल गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा। देन आपका जो कमिंग टुगेदर में स्टेट और सेंट्रल जो होती है उसके पास बराबर की पावर्स होती हैं। होल्डिंग टुगेदर में कुछ यूनिट ऐसे होते हैं जिनके पास स्पेशल पावर्स होती हैं, और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट ऐसे होते हैं जिनके पास अनइक्वल पावर्स होती हैं, उनको कुछ ना कुछ रिजर्वेशन या कुछ पावर्स दिए जाते हैं। देन आपका कमिंग टुगेदर में आपके एग्जांपल्स आते हैं, जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, ये सब कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। होल्डिंग टुगेदर में आपके एग्जांपल्स आते हैं इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, और जितने भी नई कंट्रीज़ हैं वो सब होल्डिंग टुगेदर में आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या होते हैं। इसमें पहला, ये 2 या ज़्यादा लेवल की टियर ऑफ गवर्नमेंट होती है, जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। अब इसमें क्या होता है, जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैं वो सेम सिटीज़न को गवर्न करते हैं, लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग जुरिस्डिक्शन होता है। अलग अलग मैटर में उनका अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, टैक्सेस अपने अलग अलग होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन का टाइप भी अलग अलग होता है। दूसरा आपका जुरिस्डिक्शन जो होता है, रेस्पेक्टिव लेवल टियर गवर्नमेंट के जो हैं वो स्पेसिफाई हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है जो फंडामेंटल प्रोविज़न है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं,
उनको कोई यूनिलेटरली चेंज नहीं कर सकता। एक गवर्नमेंट चाहे उसको चेंज करे, नहीं चेंज कर सकती। जब तक दोनों गवर्नमेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो हैं वो अपनी कंसर्न उसको चेंज करने के लिए नहीं देते, तब तक उसमें किसी तरह कोई चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट, कोर्ट्स जो होती हैं उनके पास स्पेशल पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करें और अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जो है पावर्स को बताएं। देन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जो टैक्सेस होते हैं वो हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के जो हैं वो स्पेसिफाई हैं क्लियरली आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए होते हैं। नेक्स्ट, जो फेडरल सिस्टम है उसके डुअल ऑब्जेक्टिव है, पहला सेफगार्ड और प्रमोट करना यूनिटी ऑफ कंट्री को, दूसरा है अकोमोडेट करना रीजनल डाइवर्सिटी पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। इंडिया को क्या चीज़ जो है उसको फेडरल कंट्री बनाती है। अब जितने भी फीचर्स हैं फेडरलिज्म के वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं। जो अकेला डिफरेंस है जिसकी वजह से जो एडिशन है 2 टियर सिस्टम में वो है इंडिया ने जो है एक 3rd टियर सिस्टम भी लागू कर दिया है, जो कि है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजंस किए हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, सबको पावर्स बांट दी हैं यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। ये पावर्स जो हैं 3 लिस्ट के अंडर में आते हैं, एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। पहले यूनियन लिस्ट, इसमें जो है 97 सब्जेक्ट्स हैं। इनमें सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जैसे कि डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और करेंसी आते हैं। इनमें जो है यूनियन गवर्नमेंट ही इन पे लॉ बना सकती है जो इस लिस्ट में है। देन आपका आता है स्टेट लिस्ट, इसके लगभग 66 सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस लाइक पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स विद इन द स्टेट और एग्रीकल्चर इसमें इंक्लूड हैं। इनमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ पास कर सकती है। थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें 47 सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जैसे कि दो यूनियन और स्टेट दोनों के बीच में आते हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन और सक्सेशन। इस पे सेंट्रल और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्पेशल फीचर्स ऑफ द इंडियन फेडरेशन। इंडियन फेडरेशन के कुछ स्पेशल फीचर्स। इंडिया में सेंटर जो है वो पावरफुल है ज़्यादा स्टेट से, और हर स्टेट के पास सेम पावर नहीं है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर का जो है अपना एक स्पेशल स्टेटस है, यहाँ पे डुअल सिटीज़नशिप नहीं होती जैसे यूएसए में होती। हर सिटीज़न जो है उसके पास वो वोटिंग करता है एज एन इंडियन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्पेशल पावर देती है सेंटर को अगर किसी तरह की इमरजेंसी है कंट्री में। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, कैपिटल सिटी जैसे दिल्ली है, ये बहुत छोटे स्मॉल एरियाज़ हैं, इसीलिए इनको इंडिपेंडेंट करके यूनियन टेरिटरी कहा गया है। यूनियन गवर्नमेंट जो होती है उसके पास स्पेशल पावर होती है इनको रन करने के लिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर है स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट की वो स्पेसिफाइड हैं। देयरफॉर अगर किसी तरह कोई चेंज चाहिए होता है तो इसके लिए बोथ हाउसेस को पास करना होगा विद एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी। दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए उसको 2/3 मेजॉरिटी से, तभी उसमें कोई चेंज हो सकता है। देन उसके बाद रेटिफाइड करना पड़ेगा लेजिस्लेचर में एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। टोटल स्टेट जो हैं लगभग उनके हाफ लेजिस्लेचर जो हैं उसको पास करें, तभी वो जो है उसको पास होगा। अब जुडिशरी के पास पावर होती है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न को वो देख सके। कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसको देख सकता है और प्रोसीजर्स को फॉलो कर सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस। फेडरलिज्म को किस तरह प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें लिंग्विस्टिक स्टेट होता है। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ नए नए स्टेट्स को बनाया गया, एरियाज़, बाउंड्रीज़ और नेम ऑफ स्टेट भी चेंज किए गए। अब जो नए क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट जो होते हैं उसको 2 बेसिस पे किया गया। पहला कल्चर, एथनिसिटी और जोग्राफ़ी। कल्चर क्या फॉलो करते हैं, किस रिलीजन को मानते हैं, और जोग्राफ़ी कैसी है वहाँ की, उसके आधार पे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड किए गए। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के आधार पे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और भी अदर स्टेट्स को बनाया गया। दूसरी बात लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी क्या फॉलो की गई,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं माना है इंडिया की। हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत की, जो कि लगभग 40% यहाँ की पॉपुलेशन बोलती है। हिंदी के अलावा 21 अदर भाषाओं को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज़ किया है, जैसे आसामीज़, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इंग्लिश जो थी वो 1965 तक ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती थी, उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन बहुत सारे एजिटेशन बहुत सारे स्टेट्स में होने लगे, जैसे कि तमिलनाडु में, जिसकी वजह से इंग्लिश को अलाउ कर दिया गया और इंग्लिश जो है वो 22वीं लैंग्वेज है भारत की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस तरह सेंट्रल और स्टेट के पावर्स को शेयर किया, उसकी वजह से क्या हुआ है, फेडरलिज्म जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया भारत में। नेक्स्ट आता है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। जो 3 टियर हैं उसको अडॉप्ट किया गया क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है। यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को मैनेज करना, जैसे कि बिग प्रोविंसेस और ह्यूज पॉपुलेशन को। जैसे एग्जांपल ले लिया आप उत्तर प्रदेश को। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कुछ पावर जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई। अब रीज़न क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का? उसके पीछे जब बड़ी कंट्री जैसे भारत है यहाँ पे कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को लोकल लेवल पे भी काम करने के लिए ज़रूरत है। लोकल पीपल जो हैं उनके पास बेटर नॉलेज होती है लोकल प्रॉब्लम्स की। लोकल पीपल जो होती हैं उनके पास बेटर आइडिया होता है कहाँ पे मनी को खर्च करना और किस प्रॉब्लम को पहले टैकल करना और किस तरह से उसको मैनेज करना। कॉमन सिटीज़न जो है वो इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में, अपनी आइडियाज़ को देते हैं और किस तरह से उस प्लान को डेवलप किया जाए। पीपल जो होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट को इजीली अप्रोच कर सकते हैं इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेहतर तरीके। कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है। लोकल गवर्नमेंट जो है वो ट्रेनिंग देती है एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाने में एक डेमोक्रेसी में, और ये ट्रेन करती है लीडरशिप के लिए। लोकल गवर्नमेंट एट ग्रास रूट लेवल इंश्योर करती है स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी को। दैट्स ऑल इन दिस टॉपिक and I hope you would have understand the topic very well, and if you have any problem or queries regarding this chapter and this topic and any topic, do write your questions in the comment box and ask it, and please share the video more and more and press the bell icon so that you become a active subscriber of this channel, and you will get the notification of new videos that are uploaded each week.